अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो तशवीशनाक है, और बहुत से लोग जो देख रहे होंगे वो गालिबन या तो डेंगू में मुब्तला हो भी चुके होंगे या फिर उनको होके गुजर भी चुका होगा, क्योंकि मुल्क भर में डेंगू तेजी से जो है वो फैल रहा है। लेट्स गो स्ट्रेट टू सम फैक्ट्स एंड फिगर्स जो अब तक आ चुके हैं। हम जरा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अगर आगाज करें तो इस्लामाबाद में इस पूरे सीजन में अब तक 1843 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, और जबकि आखिर पिछले 24 घंटे में 110 केसेस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। पिछले यानी सितंबर के महीने में 671 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम पंजाब का रुख करते हैं। तो पंजाब में जो सिचुएशन है वो भी कोई ज़्यादा इतनी बेहतर नहीं है। 1843 केसेस सीजन के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। दिस इज़ नॉट फ्रॉम जनवरी, ये सीजन यानी बारिशों के बाद के सीजन से लेकर अब तक गुज़िश्ता 24 घंटे में 110, जबकि सितंबर के महीने में 671 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब की बात है। नेक्स्ट अब जरा खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं हम, और खैबर पख्तूनख्वा को बताते हैं कि कितने ज़्यादा केसेस वहाँ आ चुके हैं। अगेन 851 केसेस सीजन के, पिछले 24 घंटे में 29, सितंबर के महीने में 199 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। याद रखिएगा ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारे गालिबन केसेस ऐसे होंगे जो रिपोर्ट नहीं भी होते हैं। नाउ लेट्स जरा इसको अपनी रिसर्च को माइक्रो करते हैं, सिंध की तरफ रुख करते हैं। अब सिंध में जो सीजन से लेके अब तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं 1563। तशवीशनाक बात यह है कि 87% केसेस कराची में हैं। 1361 केसेस सीजन के अब तक कराची के रिपोर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट अब हम आपको दिखाते हैं कि ये तो हमने आपको सीजन का बताया, सिर्फ सितंबर की बात करें सिंध के केसेस रिपोर्ट हुए हैं 335, और उसमें से भी 85% केसेस सिर्फ सितंबर में सिंध में से कराची में रिपोर्ट हुए हैं, यानी 285 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाऊं, ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। कई केसेस ऐसे हैं जो कि शायद रिपोर्ट नहीं भी होंगे। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, अगेन दैट्स स्टैगरिंग, 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे सिंध में, जिसमें से 55% यानी 5 केसेस जो हैं डेंगू के वो हुए हैं कराची में रिपोर्ट। ना अब तशवीशनाक बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि समझ में भी नहीं आ रही हैं। पिछले अगर हम 1361 केसेस जो हैं वो कराची में सीज़न के अब तक हुए हैं, और आखिरी 24 घंटे में जैसे हमने आपको बताया कि 9 केसेस, और आखिरी महीने में जो सितंबर का है 285। तो तशवीशनाक बात यह भी है कि चिकनगुनिया से लेकर डेंगू तक इस वक्त बुरी तरह फैला हुआ है। सवालात हैं, और सवालात ये हैं कि पंजाब और लाहौर में तो हम देखते हैं कि डेंगू मार स्प्रे जो है वो किया जाता है। क्या सिंध में इस तरह की कोई चीज़ हो रही है? डॉक्टर्स इसमें क्या कह रहे हैं? उनके पास कितना ज़्यादा रश है? सोनिया, ओवर टू यू। थैंक यू फैसल। आप लोगों ने देखा कि मुल्क भर में इस वक्त डेंगू एक वबा की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। इस पर बात करने के लिए हमने अपने एक मेडिकल ऑफिसर को यहाँ बुलाया है, जिनका ताल्लुक जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल से है, डॉक्टर उमैर रहमान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आपने अभी देखे स्टेट्स जो बता रहे थे फैसल, कितने डेंजरसली वो ऊपर जा चुके हैं। इस वबा से कैसे निपटा जाए? देखें सोनिया, ये आई थिंक फर्स्ट टाइम नहीं है, हम बार बार लोगों को वार्निंग साइंस दे रहे हैं। आई थिंक मेरा भी आपके साथ सेकंड या थर्ड शो है इसी टॉपिक पे, डेंगू और चिकनगुनिया पे। एक अलार्मिंग सिचुएशन है कराची में जो हर साल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में जो है वो आती है। इस कंडीशन से निकलने के लिए पहले हमें इस कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। इस कंडीशन के बारे में प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर। सो इस कंडीशन के बारे में पहले अगर आप उसको निकलना चाहते हैं, पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देखें, चिकनगुनिया हो या डेंगू हो, दोनों का सोर्स एक है। दोनों इज कॉज बाय अ मॉस्किटो, बोथ आर कॉज बाय अ मॉस्किटो, जिसको हम फीमेल एनोफिल मॉस्किटो बोलते हैं। एजिस एजिप्टी इसका नाम है, और यही डेंगू भी कॉज करता है और यही चिकनगुनिया भी कॉज करता है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द डेंगू फर्स्ट। अब डेंगू का क्या है कि डेंगू में आपने सबसे पहले इसकी कॉज पे जाना है कि डेंगू हो क्यों रहा है। देखिए, डेंगू का जो मच्छर है, जो जिसको हम एजिस एजिप्टी कहते हैं, ये जन्म लेता है साफ़ पानी में, जहाँ जहाँ पानी का ठहराव है। अब लोग अक्सर पेशेंट मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे घर में तो कोई ऐसी पानी की जगह नहीं। फिर मैं उनको गिनवाता हूँ, आपके घर में एसी चलता है? yes. बिल्कुल चलता है। वो एसी का पानी आपका जमा होता है? जी। मैंने कहा आप उसको फेंकते हैं? नहीं। मैंने कहा आपके फ्रिज के ट्रेस होते हैं, उनमें पानी ठहरा हुआ होता है, क्या आप उसको साफ़ करते हैं? बोलते नहीं। मैंने कहा आप लास्ट टाइम अपनी छत पे कब गए थे? आप अपनी छत पे, एग्जैक्टली मैं उस पर भी आ रहा हूँ। आप छत पे आप देखें, लोग नहीं जाते, लोग वहाँ पे टायर पड़े हुए होते हैं, पुराना सामान पड़ा हुआ होता है, उसमें बारिश का पानी जमा हुआ होता है। ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से ये मच्छर निकलता है, और यही एक वजह है आप देखें कि कराची में सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कराची में आपको सबसे ज़्यादा ग्रीनरी मिलेगी, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एयर कंडीशन का यूज़ मिलेगा,
यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फ्रीजर्स का यूज़ मिलेगा, फ्रिजेस का यूज़ मिलेगा। इंटीरियर सिंध में तो ये फैसिलिटी नहीं है, मगर कराची में ये इसी वजह से ये केसेस, अब हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम फ्रिज की ट्रे साफ़ करें, हम एसी के पानी का वो, तो अब जैसे सोनिया ने बताया कि गमले हैं, अब वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस से पानी कर रहे हैं और गमलों में पानी भरा हुआ है और हम बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे पौधे ग्रो हो रहे हैं। नहीं, एक्चुअली दे बिकम अ सोर्स फॉर डेंगू एज वेल। अब इसी बात पे हम जाते हैं कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें। देखें, अब इसको कंट्रोल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है सोनिया। मार्केट में इंसेक्टिसाइड्स हैं, रिपेलेंट्स हैं, मॉस्किटो स्प्रेज हैं। अब आप अगर अब एहतियात वाकई में करना चाहते हैं, एक तो ये होता है कि हम एहतियात करना ही ना चाहें, हम अब लाखों रुपए अपनी लाइफस्टाइल में लगा देते हैं, मगर कुछ 100-150 रुपए और के स्प्रे लेके हम अपने घर में नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, आपने उनका अपना नहीं तो उनका ख्याल करें, बूढ़े माँ बाप हैं उनका ख्याल करें। तो अगर आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करें, तो आई थिंक आप वैसे तो डॉक्टर साहब ये तो हम इस पे आगे चल के करेंगे भी डॉक्टर उमैर साहब, क्योंकि ये तो चीज़ गवर्नमेंट लेवल पे हो जानी चाहिए थी। बट जैसे कि पौधों की बात की, एंड येस आई हैव गॉट मेनी स्नेक प्लांट्स इन माय हाउस, और मैंने फिर डिस्कवर किया कि ओ माय गॉड, वो तो मच्छर जो है वहाँ पे इतने ज़्यादा होते हैं कि मेरी सोच से भी बाहर है। लास्ट टाइम व्हेन यू केम, आई वाज डिस्कसिंग माय मदर्स केस विद यू। बिल्कुल, दैट्स राइट। इस टाइम आप आए हैं तो आई एम गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन राइट नाउ। सो अच्छा, बहुत सारे लोगों को जिनको हो भी रहा है किसी, अच्छा इसमें मुझे बताएं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनको माइल्ड होके भी हो रहा है, प्लेटलेट्स नहीं भी अगर उनके गिर रहे हैं, अगर नॉर्मल भी हैं, तो वो कमज़ोरी भी है, बुखार आता है एंड देन दे जस्ट टेक यू नो द पैराडोल पैरासिटामोल और वो फिर चले जाती, तो इस तरह की भी सिचुएशन। देखें सर, इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। डेंगू को जो आपने बताया वो आपका केस है स्टेप 1 का। स्टेप 1 इज डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस। यस। Number 2, dengue with warning signs. Number 3, dengue hemorrhagic fever. Number 4, dengue shock syndrome. Majority of people they come in step 1. उसके बाद वो 4 से 5 दिन लेते हैं, रिकवर हो जाते हैं। गुड। मुझे लगा अभी आप बोलने वाले हैं डेंगू AI, मतलब इतनी एडवांस है नहीं, क्योंकि अब इसको 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब मगर क्या होता है कि अगर जैसे आपने बताया कि मैं इससे गुजर रहा हूँ और मैं that's step 1. That's step 1. तो हम क्या करते हैं, हम इसको इतना हल्का ले लेते हैं कि इतना लाइट ले लेते हैं। हम कहते हैं कि बस हमें फीवर है, हमने पेनाडोल ली। आपको भी ये करना चाहिए था कि यू हैव टू गो टू द लेबोरेटरी एंड यू हैव टू टेक अ CBC ऑफ योर्स। आपको लाजमी करना चाहिए था। हम वही स्टेप 1 को फिर स्टेप 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, हम एहतियात अगर नहीं करें। हमें ये आपने बहुत अच्छा किया, आप पैरासिटामोल का यूज़ करें, इट्स अप्रूव्ड ड्रग। आपके नाज़रीन को पता होना चाहिए कि पैरासिटामोल इज़ द ओनली अप्रूव्ड ड्रग फॉर डेंगू हेमरेजिक फीवर और फॉर डेंगू एज वेल एज फॉर चिकनगुनिया। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है भाई। पेन किलर्स में भी एक सिलेक्टेड पेन किलर्स हैं जिनको आप दे सकते हैं। कुछ लोग ब्रूफिन का यूज़ कर रहे होते हैं। ब्रूफिन आपका ब्लीड करने में कॉज कर देता है डेंगू के केसेस में। अगर आपके प्लेटलेट कम हो और आपने ब्रूफिन टैबलेट ले ली तो फिर वो आप ब्लीड आउट कर जाओगे। ये तो स्टेप 1। ये स्टेप 1। अब स्टेप 2 में वार्निंग साइंस आ जाते हैं। वार्निंग साइंस में क्या है कि बहुत हाई ग्रेड फीवर है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, जॉइंट पेन बहुत शदीद है, मसल पेन बहुत शदीद है जिसको हम मायल्गिया और अर्थरिल्गिया कहते हैं, रैशेज बहुत ज़्यादा सीवियर हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये हो गया स्टेप 2। मोशन वगैरह भी? मोशन अब नहीं है, पहले शुरू में हम देख रहे थे कि जब ये स्टार्ट में आया था तब ये ज़्यादा पीक में था। अब जाकर मोशन के सिम्टम्स हमें ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, हमें ज़्यादा मायल्गिया बहुत ज़्यादा मिल रहा है, अर्थरिल्गिया मिल रहा है, रेट्रोबल्बर पेन मतलब कि आपकी आंखों में शदीद दर्द, सर में शदीद दर्द। अक्सर मेरा पेशेंट मुझे बता रहा होता है, डॉक्टर साहब मैं इधर देख रहा हूँ तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना शदीद पेन हो रहा है गर्दन घुमाते हुए, दैट्स द रेट्रोबल्बर पेन। तो ये बहुत अब कॉमन सिम्टम है। हेडेक्स बहुत कॉमन है। और दूसरा ये कि एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम के सिलसिले से बताना चाहूँगा, जो हम कहते हैं रेस्ट करें, बस रेस्ट करें, बस रेस्ट करें, ये रेस्ट के चक्कर में मरीज़ ख़राब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा अच्छा उसको बुखार है बस उसको रेस्ट करने दो, नहीं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करो, उसको ज़बरदस्ती पानी पिलाओ, बिकॉज डेंगू में आपको भूख और प्यास तो लगती ही नहीं है। ये आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये 5-6 दिन का मरहला होता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके मरीज़ बिल्कुल नहीं खा पी रहा तो उसका प्लेटलेट फ़ौरन गिरेगा, ज़्यादा जल्दी गिरेगा। सॉरी टू कट यू, बाय हाइड्रेशन उसका मतलब ये नहीं कि आप टैंक बना लें। बाय हाइड्रेशन का मतलब ये भी डॉक्टर साहब के नमकियात भी निकल रही हैं, तो उसको हमें भी पूरा करना है। बिल्कुल करेक्ट, दैट्स करेक्ट। इसमें हम ORS बड़ा कॉमन है और कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, वो आप उसकी थेरेपी। डॉक्टर साहब ये भी कर सकते हैं, जैसे
चीनी या और नमक को मिला के या शहद और नमक को मिला के जो पानी बनाया जाता है घरों में, ये भी किया जा सकता है। इंटीरियर सिंध में तो ऑब्वियसली इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे इतनी मेडिकल स्टोर नहीं है, तो वहाँ पे यही सिलसिला वहाँ पे यूज़ होता है। और लोग आप देखें इंटीरियर में ना डॉक्टर्स हैं ना बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके लोग जो हैं वो क्योर भी हो रहे होते हैं, ठीक भी हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स देना बिल्कुल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके प्रोफेसर मैं बताना चाहूँगा फिर से कि प्लीज़ स्टॉप टेकिंग एंटीबायोटिक्स। ये अपनी मर्जी से जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, सबसे ज़्यादा जो केसेस हमारे पास इस वक्त ख़राब होकर आ रहे होते हैं, जो स्टेप 3 में जा रहे होते हैं, जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में जा रहे होते हैं, जो डेंगू हेमरेजिक फीवर में जा रहे होते हैं, वो इन्हीं केसेस में होते हैं कि वो एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, अपने नुस्खे शुरू कर देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल दूर रहें। ये जो आपने डेंगू हेमरेजिक फीवर बता रहे हैं आप, दैट स्टेप 3 क्या है, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है, लोगों को इसमें होता क्या? देखें सर, कोमा स्टेट में पेशेंट चलता है, पेशेंट अपना होश खो बैठता है, ऑर्गन फेलियर में चले जाता है, नाक से खान से खून छूटने लग जाता है, यूरिन से खून छूटने लग जाता है, आपका प्लेटलेट जो है वो 8,000 10,000 से भी कम में निकल आता है। और उस कंडीशन में पेशेंट को फिर आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में शिफ्ट करना पड़ता है। मगर ऑब्वियसली ये स्टेप 1 से ही शुरू होता है। स्टेप 4 में और 3 में आप तभी जाएंगे जब आप स्टेप 1 में केयर ना करें। तो फिर जब वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, खासतौर पर हमारे जिन्ना अस्पताल में पेशेंट्स एक्सपायर हुए हैं, इसमें बहुत पेशेंट जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी से वो हाथ, और एंड में वो ब्लेम डॉक्टर करते हैं, आपने ट्रीट नहीं सही किया। तो दैट्स प्रॉब्लम इज़ कि हम जब स्टेप 1 में ही हैं तभी हम उसको वो कर लें, कोई मसला नहीं है। आपको हुआ, आप बोल से अगर ऑफ़ करते 3 दिन, बोल आपको कुछ नहीं कहता, आप ऑफ़ कर सकते थे, बट आप काम पे आए, अच्छी बात है काम पे आए, बट आप अपना डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट लाजमी कराएं। अगर आपका चिकनगुनिया है तो आप PCR अपना लाजमी कराएं। CBC आई एडवाइस टू ऑल माय पेशेंट्स कि हर 24 आवर में अपना CBC करवाएं, चाहें तो आके मुझे दिखा दें, नहीं आना चाह रहे हैं तो आप खुद अपने प्लेटलेट को मॉनिटर करें। आप देखें कि आपका प्लेटलेट अगर 1 लाख पे है तो 24 आवर्स के बाद आपको कितना गिर रहा है। अगर वो मजीद गिर रहा है, इट मीन्स कि प्रॉब्लम आप में है, आप हाइड्रेट अपने आप को सही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि डेंगू में पैरासिटामोल एंड IV हाइड्रेशन या ओरल हाइड्रेशन इज़ द ओनली थेरेपी वी हैव राइट नाउ। एक अभी रिसेंटली एक वैक्सीन अप्रूव की है जो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 सालों में आ जाए, जो 16 साल तक की उम्र तक में दे सकते हैं, मगर अभी तक ऐसा लेकिन भाई 1-2 सालों में आपने इंतजार नहीं किया। डॉक्टर उमैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अगेन शेयरिंग द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन विद अस। तो भाई जब आएगी वैक्सीन तब आएगी, वो 1-2 सालों में आएगी, तो अभी तो नहीं आ रही। अभी आप ये कर सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ हो जाए तो आप उसको जाएँ, चेक कराएं, एंड देन अगर वो स्टेप 1 स्टेप 2 है तो यू हाइड्रेट, जितना पानी पी सकें, जितनी नमकियात अपनी पूरी कर सकें, और उल्टी सीधी दवाएं ना लें। सेल्फ मेडिकेशन प्लीज, नीम हकीम खतरा जान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।